करनी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम? यस आ जाएं बेटा, क्या पढ़ रहे थे? IS 41। मैंने आपको सिर्फ एक दिन पढ़ाया है और अब आपके सामने एक अदद पास पेपर है स्प्रिंग 2021 का। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 8 ट्रू एंड फॉल्स का ये क्वेश्चन आया था। आई गैस इसमें से आप कम से कम भी 6 से 7 खुद सही कर सकते हैं। स्टार्ट करें, देखते हैं आप किस तरीके से करते हैं स्कोर, फिर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या गाइडेंस देता हूँ। बस दी एंड हो गया। सुबह सुबह ही आते साथ सर ने कहा चलो जी शुरू हो जाओ, पास पेपर करो। देखना ही है, आपने ये समझना है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से आपने टाइम भी सेव करना है, वो सारी चीज़ें आपने सोच के सवाल को सॉल्व करना है। अपने अपने ज़हन से करना है, डिस्कशन नहीं करें। देखें खुद किस हद तक आप जज कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा, खैर है, अभी दूसरा दिन है। चॉइस इज योर्स। मैंने तो देखना है आप पेपर में क्या सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं। तो तुम FAR 2 भी पढ़ने आ गए हैं?
इसमें कोई एक आधी चीज़ ऐसी है जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई? ये ऐसा सवाल है जो आपका टाइम सेवर होता है पेपर के अंदर। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन करते करते टाइम लग रहा है तो दरमियान में ये सवाल आप कर रहे हो तो आप एकदम से कहते हैं ओ यस 8 मार्क्स ये गए। कुछ स्टूडेंट्स बड़े स्पेशल काम कर रहे हैं, मुकम्मल का मुकम्मल ये वाला लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा है विद रेफरेंस टू IS 41 आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपका आंसर सिर्फ पेपर में ये बनता है कि आप जल्दी जल्दी आंसर करते हुए क्या करें, आप नंबरिंग लिखें, टॉप पर ऐसे बताएं ट्रू इज इक्वल टू T, फॉल्स इक्वल टू F और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख के आगे T एंड F के अंदर ही आंसर कर दें। या फिर अगर T और F में नहीं करना तो फिर पूरा ट्रू और फॉल्स लिख दें। दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को बताएं T स्टैंड्स फॉर ट्रू, F स्टैंड्स फॉर फॉल्स और फिर T और F के अंदर आंसर कर दें। जी पहली चीज, बोथ फिश फार्मिंग एंड ऑयस्टर फार्मिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फिश फार्मिंग और ओशन तो समुद्र की कहानी है, तो समुद्र में तो कोई आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन बियरर प्लांट, हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट। सच है, बिल्कुल सच है। बियरर प्लांट के ऊपर IS 16 लगता है और जो उसके ऊपर से आप एप्पल प्लग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करते हैं, उस पर इनिशियली सबसे पहले क्या लगता है, IS 41 लगता है। तो ये ट्रू हो गया। अ बायोलॉजिकल एसेट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ परचेज। किस पे होना चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। Biological asset should subsequently be measured at fair value। ये भी फॉल्स है क्योंकि ये वाई स्टैंडर्ड है जो इनिशियल और सब्सिक्वेंटली दोनों में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। गेन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट री मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस,
Commission to broker as well as advertising costs would be classified as cost to sell when valuing agricultural produce upon harvest. सही है या गलत है बेटा? ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है ये कभी भी कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनती, चाहे जोन सा मर्जी स्टैंडर्ड हो जाए। एडवर्टाइजिंग में कर दूं, बड़ी ढेर सारी कर दूं, क्या यकीनी तौर के ऊपर ये कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ सेल? नहीं। इंड्यूस जरूर करती है लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये बेचने का खर्चा नहीं है, ये तो बेचने से पहले का खर्चा है, बेचने के ऊपर नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट आर अकाउंटेड फॉर IAS 41। ये चीज नहीं पड़ी हुई बस हमने, ऐसे ही है ना। तो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड अभी हमने बात करनी है। वैसे तमाम की तमाम बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड अकाउंट फॉर IAS 41 के तहत नहीं होंगी, कुछ IAS 20 में भी चली जाएंगी। 20 वंस वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शीप, subsequent processing of wool into carpet is accounted for IAS 2। बताएं जी, एक दफा वूल एक्सट्रैक्ट हो गई तो उसके बाद क्या कहानी होगी? IAS 2 ही लगना है, ठीक? तो उस पे ऊपर IAS 2 ही लगेगा। तो ये आपका 8 में से 7-8 मार्क्स हासिल होने चाहिए हैं। 8 में से 8 आ जाएं बेस्ट इस किस्म के सवाल में। और तरीकाकार आपका ये होना चाहिए पेपर में, इस तरह का सवाल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते होते, जस्ट नंबरिंग करते हैं और लिख देते हैं। इधर इन द फॉर्म ऑफ फुल फ्लैज ट्रू और फॉल्स मुकम्मल लिख दें, या पहले बता दें T इज इक्वल टू ट्रू, F इज इक्वल टू फॉल्स और फिर आंसर कर दें। टाइम वेस्ट नहीं करना रिप्रोडक्शन करने के ऊपर। चलें जी, अब हमने नोट होना है। डिस्क्लोजर, रिकॉन्सिलिएशन आपने सीखी हुई है। चलें मुझे याद करवाएं थोड़ा सा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 आप लोगों ने नोट बनाया था बचपन में FAR 1 में। वो किस तरीके से बनाया था, क्या था? कोई याद हो थोड़ी बहुत बातें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक आता है BD, एंट्रीज याद करवा दें। PP डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट या फिर एडवांस क्रेडिट, यही होता था। आपने एक्विजिशन की है, एक एंट्री आ गई PPE के ख़रीदने की। इसके अलावा और कौन कौन सी एंट्रीज थी PPE के अंदर? एडिशन तो हो गई ना, ये वाली, ये एडिशन की एंट्री हो गई। डिस्पोजल जी, डिस्पोजल की एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट PPE क्रेडिट। चलें ये ने डिस्पोजल अकाउंट कर देते हैं। और डेप्रीसिएशन PPE में नहीं लिखनी है हमने, वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट के अंदर आ जाएगी। चलें भाई को एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन याद आई, BD डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और CD वेल डन, क्या बात है। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या एंट्री होती है? रीवैल्यूएशन अपवर्ड की एंट्री PP डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, या फिर साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड PP क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये दो चीज़ें होती हैं ना, रिवर्सल भी हो सकता है। और
यार सीडी बड़ी याद आता है, सीडी। अब आप लोगों ने सीखा था कि रिकॉन्सिलिएशन या नोट जो है वो जस्ट एक रेप्लिका है इस टी अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है? नोट है। क्या है? इस टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम नोट है। आप लिखते थे ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसमें आप करते थे एडिशन। एक एंट्री आप भूले हुए वैसे, हाँ ट्रांसफ़र वाली एंट्री भूले हुए हैं ना, एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये वाली एंट्री, ये ट्रांसफ़र वाली एंट्री आ गई। लें जनाब जी, आपने एक अदद किया ट्रांसफ़र और फिर आपने कहा कि रीवैल्यूएशन होना है और इसमें अप या डाउन होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, अप या डाउन होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आएगा आपका डिस्पोजल और आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग पर। यही याद, ये पीपी का अकाउंट बन गया। ओपनिंग, एडिशन, ये वाला आ गया ट्रांसफ़र, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अपवर्ड आएगा तो प्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस में, डाउनवर्ड होगा तो माइनस में, ये डिस्पोजल आ गया माइनस में और ये बन गया क्लोजिंग। तो टी अकाउंट में जो एंट्रीज होती हैं उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है? नोट। इसी तरह से ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, इसको भी आप क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी नेचर है क्रेडिट, और मैं आप लोगों को बोला करता था क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है, और इसमें बोला करता था डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग होता था, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट मज़ीद हुआ तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपकी ऐड अप हो गई, माइनस आपने ट्रांसफ़र कर दिया और माइनस आपने डिस्पोजल कर दिया, तो आप पहुंच गए कहाँ पर? क्लोजिंग पर। और ये आपका पूरा का पूरा मेजरली नोट का मेन पार्ट हो गया। टी अकाउंट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है? नोट। अब हमने बनाना है बायोलॉजिकल एसेट का टी अकाउंट, ताकि हम उसकी रिकॉन्सिलेशन इसी दिमाग के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बना छोड़ें। ठीक, कि क्या क्या कुछ इसमें आता है, क्या क्या कुछ चेंज आएगा, क्या क्या कुछ बनेगा। बायोलॉजिकल एसेट कल आपने बनाया था, बायोलॉजिकल एसेट कोई ना कोई इसका ओपनिंग होगा। कल क्या बायोलॉजिकल एसेट खरीदे थे? थोड़ा सा याद करते हैं एंट्रीज को, आ जाए। ये कल आपने काम किया था, ऐसे ही है। कल मैंने कहा था फ़ायदा हमारा ये है कि हम आराम से क्या करते हैं? पिछला लेक्चर ओपन कर लेते हैं। ये आपने सीखा था बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट हुआ था। समथिंग यू हैव बॉट, कितने का ख़रीदा था? 266.75, ये आपने ख़रीदे थे। तो बायोलॉजिकल एसेट आपने ख़रीदे। अब इसको जाके अब आज हम इसकी एंट्री करते हैं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश, क्रेडिट 266.75। नेक्स्ट और क्या काम किया था आपने बायोलॉजिकल एसेट के साथ? बायोलॉजिकल एसेट में एक बेबी लैम्प जो है वो आया था, ऐसे ही हुआ है, उसी की एंट्री है ना 7.5 बेबी लैम्प। तो बायोलॉजिकल एसेट लैम्प जो है उसी के अंदर एक बेबी लैम्प भी आ जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट इंक्रीज हो गया ड्यू टू कि बेबी आ गया, कितने का? 7.5। सीधा सीधा सा बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट एंट्री थी।
ये एंट्री थी ना, गेन हो गया था बैठे बिठाए। तीसरी एंट्री और क्या बायोलॉजिकल एसेट की थी, इन्वेंट्री थी, फिर इन्वेंट्री गेन सी, फिर बायोलॉजिकल एसेट आ गया था 31 दिसंबर पर। ये क्या चीज़ थी बोला, रीमेजरमेंट हुई थी, ईयर एंड था, बस ये दो ही थे। एडिशन किया था आपने और जस्ट कहाँ में पहुँच गए थे आप, ईयर एंड पर पहुँच गए थे। और ईयर एंड पर आपने जाके वर्किंग की कि आपके पास जितने भी लैंब इस वक्त मौजूद हैं उनका आपने सीडी बनाया। पहले नंबर पर आपने सीडी बनाया होगा वर्किंग के अंदर कि आपके यहाँ पे सीडी बनाया था ना आपने, ये सीडी बनाया था आपने, ये वाला सीडी बनाया था कि आपके पास 0.5 ईयर का एक लैंब है, कितने का, 22.5 का। आपने यहाँ पर अगर सीडी के ज़रिए बना रहे हैं तो आप बनाएंगे कि 22.5 का जो बेबी लैंब है अब ये कितने साल का हो गया, 0.5 ईयर का। और जो आपने 3 साल के 3 ईयर ओल्ड के 5 अदद, 5 खरीदे थे ना, 5 जो ख़रीदे थे, अब वो कितने साल के हो गए होंगे, 4 साल के हो गए। और ये 4 साल के जो हैं ये कितने हैं, 5 इंटू हर एक कितने का था, हर एक बन रहा था 60 का, और ये बन गया था 300। 5 इंटू 60 ये बन गया 300, और टोटल सीडी कितना हो गया फिर, 322.5 ये हमारा सीडी बना। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसका गेन या लॉस मालूम कर देना है बैलेंसिंग के तौर पर। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कितना फ़र्क पड़ा बड़ा चेक करके बताएं। इतने की एंट्री की थी हमने, 48.25 चेक कर लें। बैलेंसिंग चेक कर लें, यही बनता है या नहीं, यही बनता है। कल हमने इतनी की एंट्री की थी या कोई और एंट्री की थी, 48.25 की एंट्री की थी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डन हो गया जी। अब इसकी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, नोट बन, मीन्स इसमें आना है ओपनिंग, इसमें आना है इंक्रीज ड्यू टू बर्थ, इसमें आना है इंक्रीज ड्यू टू परचेज, इसमें आना है गेन या लॉस। गॉट द पॉइंट। मेजरली ये 3-4 चीज़ें आनी हैं। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कुछ लिखा जाना चाहिए है, और फिर हम उसको प्रॉपरली एक आधा सवाल मज़ीद करेंगे जिसके अंदर मज़ीद बातें हम लिख लेंगे। An entity is required to present a reconciliation changes in the carrying amount of biological asset between the beginning and end of the current period. Opening और closing के अंदर क्या क्या कुछ changes आ रही हैं वो लिखनी है। Reconciliation shall include number 1 gain or loss arising from changes in the fair value less cost to sell. gain या loss आ गया। Separate disclosure of physical change and price change is encouraged but not required. क्या लिखा हुआ जी, ये फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज का क्या मतलब है, ये भी थोड़ी देर में समझ लग जाएगा। जो 0.5 ईयर का बेबी हो चुका था, पैदा हुआ था तो 0.5 का तो नहीं था, ऐसे ही है।
उस वक्त प्राइस, अगर आज नया बेबी पैदा होता तो उसकी प्राइस कुछ और होनी थी या नहीं, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी प्राइस क्या होती जाएगी, चेंज हो जाती। तो जो 3 साल के आपने बेबी लैम्प खरीदे थे 1 साल पहले, आज ही अगर आप 3 साल के खरीदें 1 साल के बाद, तो कोई प्राइस चेंज होगी या नहीं होगी। इसी तरह से जो 3 साल का है और जो 4 साल का है उनके अंदर भी तो फर्क होगा। तो ये होगी फिजिकल चेंज और एक होगी प्राइस चेंज। तो उसमें वर्कआउट कैसे करना है अभी सवाल के जरिए करेंगे। इंक्रीज ड्यू टू परचेज आपने लिखनी है, खरीदा आपने। डिक्रीज एट्रीब्यूटेबल टू सेल एंड क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। अगर आपने बेचने का इरादा कर लिया है तो भी हम उसको अलहदा कर देंगे कि ये अब क्या हो गया, बेचने के लिए हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर आपने बेच भी दिया तो डिस्पोजल हो जाएगी, ट्रांसफ़र होनी है। अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, डिस्पोजल आएगा। डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, क्या आप हार्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा फिर, बोले तो भी आउट हो जाएगा ना। और इस तरह से कल एक और लफ्ज़ पढ़ा था, डीजनरेशन, डेथ हो गई तो भी क्या होगा, तो भी डिस्पोजल करनी पड़ेगी। इंक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन की कहानी कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। नेट एक्सचेंज डिफरेंस, ये हम IAS 21 में पढ़ेंगे। और अगला स्टैंडर्ड हमारा इंशाल्लाह IAS 21 ही है, और एक पास पेपर आ भी चुका हुआ है IAS 21 और IAS 41 का मिक्स कर कर, तो वो वाला सवाल भी हम कर रहे होंगे बाद में। कोई और चेंजेस हैं तो वो भी। अच्छा जी, ये आपका आ गया एक अदद सवाल, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, इसको हम करेंगे अब। इससे हम सीखेंगे इंशाल्लाह फिज़िकल चेंज एंड प्राइस चेंज किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है। बाकी तरीकाकार आपको समझ लग गया है कि टी अकाउंट को जस्ट कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, तो क्या होगा, नोट तैयार हो जाएगा। उस नोट के अंदर जो इंक्रीज़ आ रही है, गेन या लॉस आ रहा है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके लिखेंगे, फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज। वो अब हम सीखने लगे। अ फार्मर ओन्स अ डेयरी हर्ड एट 1 जनवरी 2020। द नंबर ऑफ काउस इन द हर्ड आर 50 विच आर 1 year old. The fair value of the herd at this date is 80,000 each cow. The fair value of 1 year old cow at 31 December 2020 was 85,000 and 2 years old fair value as at 31 December 2020 is 100,000. In accordance with the requirement of IAS 1, calculate the gain in respect of dairy herd should be recognized, showing separately the gain arose due to price change and physical change. जी सबसे पहले अब इसके अंदर कॉस्ट टू सेल नहीं है, अगर ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इक्वल टू फेयर वैल्यू के बराबर ही आ जाए। ओपनिंग कैलकुलेट करवाएं। अब मैं डायरेक्टली क्या करने लगा हूँ, टी काउंट नहीं बनाने लगा, इसको किस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ओपनिंग लिखेंगे आप, रुपीस, कितनी काऊ हैं जी, 50 काऊ है, हर काऊ कितने की है, 80,000 की। रुपीस 1000 में कर लूँ मैं, पूरा तो नहीं बनाएंगे, बना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 काऊ है, हर एक कितने का, 80,000 का, मुकम्मल ही लिख देते हैं। चलो क्या याद करेंगे आप, बताएं जी, कितने क्या होगा, 4 मिलियन।
क्लोजिंग क्या होना चाहिए, चलें ये बताएं। क्या यही एक साला काओ साल बाद कितने की होगी 2 साल की हो गई होगी, और 2 साल की काओ है कितने की 1 लाख। तो 50 काओ होंगी और हर एक कितने की होगी 1 लाख, यानी कि ये कितने की हो गई होंगी 5 मिलियन। अब आपने इसके दरमियान में जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 मिलियन का आ रहा है, लेकिन आपने उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके लिखना है, इंक्रीज ड्यू टू प्राइस चेंज और इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज। जी 5-5 लाख कर दें, आधा आधा बांट दें। नहीं, कोई ना कोई तरीका लगाना है, सोच कर बताएं क्या होगा। सोचें जरा, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको मैथ आता है। सोचें, नहीं ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं, मैं पूरी वर्किंग बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे ही सोच लो क्या मसला है। 85 का चक्कर तो है। अच्छा जी, 1 साला काऊ साल पहले कितने की थी, 1 साला काऊ ही आज कितने की है, नहीं, 1 साला काऊ जो 1 साल एज थी उसकी कितने की थी 80 की। आज 1 साल के बाद 1 साल ही ओल्ड काऊ है कितने की। अब इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ। 1 साल को ही देखें, ठीक। और अब आज कितने की है 1 साला काऊ 85 की, और 2 साला काऊ कितने की है, तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज हो गई, फिजिकल चेंज। तो आप फॉर्मेट भी बना सकते हैं, ये फॉर्मेट बन सकता है। अब हम यहां पर लिख देते हैं 1 साला काऊ 1 ईयर क्लोजिंग डेट, एक साल के काऊ का रेट कितना है 80, ठीक। और 1 साल की काऊ का ही 1 साल के बाद ईयर एंड पर क्या है 85 का। इसका मतलब है 5000 का जो फ़र्क है वो कौन सा फ़र्क हुआ, प्राइस चेंज का फ़र्क हुआ। ये जो डिफरेंस है ये क्या है, प्राइस चेंज। और आज 1 साल का 85 रेट है, 2 साल का रेट क्या है 100, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, क्वांटिटी चेंज है फिजिकल चेंज की वजह से। तो टोटल 20 का फ़र्क आया 80 से 100 में, 20,000 का फ़र्क इस तरीके से 2 हिस्सों में क्या होगा, बांटा जाए। पहले नंबर पर आप लिखेंगे ओपनिंग में जौन सी भी एज थी वो एज लिखेंगे 1 साल, ओपनिंग डेट लिखेंगे कि ओपनिंग डेट के ऊपर 1 साल की थी, फिर वही 1 साल की क्लोजिंग डेट पर कितने की है, ये चीज़ आपको बताएगी प्राइस चेंज, इन दोनों का डिफरेंस। और फिर आप करेंगे कि 2 इयर्स की क्लोजिंग डेट पर कितने की है, ये चीज़ आपको बताएगी फिजिकल चेंज। लाइक दिस यू कैन डू 1 जनवरी, साल कौन सा जी 2020, 1 जनवरी 20
1 ईयर का रेट है कितना 80,000। 31 दिसंबर 20 पर ही 1 ईयर का रेट कितना है 85,000 और 31 दिसंबर 20 पर ही 2 ईयर का रेट कितना है 100। तो ये जो डिफरेंस है ये है प्राइस 5,000 का और ये है फिज़िकल 15,000 का। इसको आप 50-50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 ज़रब 5,000 और 50 ज़रब 15,000, तो ये बन जाएगा 2,50,000 और ये बन जाएगा 7,50,000 और आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग के ऊपर। नोट करें जी इसे, नोट इट डाउन। आज तो रजिस्टर होंगे यकीनी तौर पे, नोट करें जल्दी जल्दी। पूरे स्टैंडर्ड के अंदर बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी वर्किंग सीख लें, ये बड़ी आसानी से ये वाला सवाल हो जाए करेगा इंशाल्लाह। एक ज़माने में यही बच्चा कहा करता था सर ये वाली लाइट ऑफ कर दो। ऐसे लगता है जी बेटा, सेकेंड ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ, नहीं बेटा, आपने साल पहले आपके पास एक गाय थी जो 1 साल ओल्ड थी, ठीक, साल पहले। आप ऐसे तस्वुर कर लें 2024 के एंड पर 2 साल की है, तो वो 2024 के स्टार्ट में कितने की होगी 1 साल की। अब आप उसे खिलाएं पिलाएंगे और खूब तवाज़ो करेंगे तो उससे उसकी हेल्थ में क्या होगा, इजाफा होगा, वो बड़ी होगी, एज उसकी ज़्यादा होगी, ठीक। अब आपको आज इसका मार्केट रेट लगवाएंगे तो ओबियसली ये 2 साल की होगी और इसका मार्केट रेट लगेगा 2 साल के हिसाब से, गॉट द पॉइंट। लेकिन अब स्टैंडर्ड ने कहा कि हमें इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर कर लिखना है। गेन आएगा ऑब्वियसली, साल पहले कुछ और रेट था तब वो 1 साल की थी, साल बाद वो 2 साल की हो गई हुई है और रेट किस हिसाब से है 2 साल के हिसाब से, ऐसे ही है। अब इसके अंदर एज की वजह से, उसके फिजिकल चेंज की वजह से भी चेंज है और कुछ इन्फ्लेशन फैक्टर भी है। इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो उसमें प्राइस चेंज है, ठीक। अब जो 1 साल बाद जो सिचुएशन है उसमें एक इन्फ्लेशन फैक्टर भी आ चुका हुआ है और दूसरा क्या आ गया हुआ है, उसमें फिजिकल चेंज आई हुई है कि वो गाय बड़ी हो गई हुई, आपने उसकी सेवा की हुई है, उसकी एज ज़्यादा हो गई है, उसे खूब चारा खिलाया हुआ है तो वो बड़ी हो गई। तो अब आपके पास 2 चेंजेस हैं, एक है प्राइस चेंज और एक है प्राइस चेंज मींस इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से प्राइस इंक्रीज, और दूसरी है जो आपने उसकी सेवा की वो बड़ी हो गई है, 1 साल एज ज़्यादा हो गई है, अब उसकी कीमत बढ़ गई है। तो अब स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आप किसी तरीके से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर कर लिख सकते हो तो ये अनकरेज है कि आप इसे 2 हिस्सों में बांट के लिखो, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की प्राइस होगी तो पूरे साल सेम रहेगी, इन्फ्लेशन चेंज होगी। अब आप ये देखें, साल पहले 2 साल ओल्ड की भी काय होगी कि नहीं होगी, होगी, उसकी प्राइस क्या 80,000 ही होगी या ज़्यादा होगी,
ज़्यादा होगी ना। तो अब हमने देखना है 80,000 प्राइस थी 1 साल ओल्ड की। आज भी अगर मैं 1 साल ओल्ड की ही प्राइस देखूं तो मुझे क्या चीज मिलेगी? प्राइस चेंज सिर्फ मिलेगी। क्या मिलेगी? मींस ये प्राइस चेंज होगी, जस्ट इन्फ्लेशन चेंज होगी। इन दोनों का डिफरेंस, इसीलिए क्या लिखा, साल पहले 1 जनवरी 20 पर 1 साल ओल्ड काऊ जो है उसकी प्राइस ही 80। आज ही अगर 1 साल ओल्ड खरीदे तो कितने में मिलेगी, या बेचे कितने में बिकेगी? 85 में बिकेगी। फेयर वैल्यू क्या होगी? 85 होगी। साल पहले कितने की थी? 80 की। तो इसका मतलब है ये चेंज क्या है? इन्फ्लेशन की चेंज है, प्राइस चेंज। और अब आ गई कहानी कि वो बड़ी हो गई है, 2 साल की हो गई है। तो हम अब देखेंगे कि आज अगर 1 साल की काऊ को बेचे तो कितने की? 85 की। और आज ही 2 साल की बेचे तो 100 की, 1 लाख की। तो ये क्या है? उसकी फिजिकल चेंज की वजह से डिफरेंस। वड्डी इत्ते बकरा खरीदते हो, गबरू बकरा महंगा होता है ते टैडी बकरा सस्ता होता है। ऐसे ही है ना। तो दोनों का फर्क क्या है? एक्चुअल में फिजिकल चेंज। एक कुकड़ियां की गल्ला नहीं करनी। जी हाँ जी, डी जनरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या डी जनरेशन? ले जी, क्वेश्चन आया कि डी जनरेशन हो गई है तो फिर अब क्या होगा? हम कहते हैं एक गाय अल्लाह मियां को प्यारी हो गई है। क्या हो गई है? कब प्यारी करवाएं उसे? साल के एंड पर, दरमियान में, कब प्यारी करवाएं? हैं? शुरू में ही करवा दें। एक गाय अल्लाह मियां को प्यारी हो गई। यहां पर मैं सवाल में थोड़ा सा सवाल के अंदर चेंज करके मैं लिख देता हूं ताकि उसको प्रॉपरली हम डील कर लें। अल्लाह मियां को प्यारी करवाते हैं गाय। वन काओ अल्लाह मियां को प्यारी क्यों क्या लिखूं? शुरू में ही उसे अल्लाह मियां को प्यारा करवा दिया, शुरू में ही अल्लाह मियां को प्यारा करवा दिया। तो अब बताएं यही वाली रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी? हाँ, ये वर्किंग में क्या चेंज आएगी? ये यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे फर्क आएगा कि अब हमारे पास अल्लाह मियाँ की ये जो गाय हैं ये 50 नहीं है, ये कितनी है? 49 है। डन। अब 49 का मतलब ये कितने की होंगी? 4.9 में। एक काऊ डेथ हो गई है, डेक्रीज ड्यू टू डेथ। ये तब 80,000 की थी और ये आउट हो गई। अब 49 काऊ में इंक्रीज आई है प्राइस चेंज की और 49 काऊ में इंक्रीज आई है फिजिकल चेंज की। बताएं जी क्या क्या वैल्यूज बनी? कितना? 245,000, 735,000। चेक करें ये 49 पे बनती हैं या नहीं बनती, रिकंसिलेशन सही हुई है या नहीं हुई।
4.9 पर आती है कि नहीं? बैलेंस मैच करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। मैच हो गया? नहीं जी, डी जनरेशन भी हो गई। गॉट द पॉइंट? तो जस्ट आपने क्या करना है, डिस्पोजल कर देनी। जब भी हुई है, ये ईयर एंड पर भी होती तो 80 की हम उड़ा देते। किताबों में 80 की थी, किताबों में क्या थी? 80 की थी। ओपनिंग में 80 में मौजूद थी। आउट करोगे तो किस पे आउट करोगे? वो चाहे साल उसे खिलाया पिलाया, वो गेट आउट हो गई है। अब वो किसी की नहीं है, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड पर है, चाहे वो दरमियान में डेथ हुई है। किताबों में कितने की थी? 80 पे मौजूद थी। ये तो ईयर एंड के ऊपर आप चेंज कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो जनवरी में डेथ कर लो, फरवरी में कर लो, मार्च में कर लो, जब मर्जी कर लो। किताबों में कितने की थी? 80 पे थी। तो आउट भी किससे होगी? 80 पे होगी। गॉट द पॉइंट? जनवरी, यहां पे हम लिख देते हैं इवन डेथ इन दिसंबर, नो चेंज। जो मर्जी हो जाए, किताबों में ये 80 की मौजूद थी, लिहाजा किताबों से आउट भी किससे होगी? 80 से होगी। चाहे आपने उसे खिलाया पिलाया बड़ा किया, फिर भी वो किताबों में तो 80 की में ही मौजूद थी ना। सब्सिक्वेंट ही करते ना, ईयर एंड पे जाके चेंज कर रही होती बेटा। ये तो नहीं कि हर महीने हम ये वाला काम कर रहे हो। ईयर एंड पे तो वो नहीं ना रही बेचारी, ईयर एंड पे तो चली गई। ये देखें, ये देखें, ये आपका है टी अकाउंट, बायोलॉजिकल एसेट, 50 ज़रब 80,000 पे बीडी मौजूद है। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पर वर्कआउट कर रहे हैं। ईयर एंड से 2 दिन पहले भी अगर एक डेथ हो गई है तो क्या होगा? आउट किस पर होगी? 1 डिस्पोजल किस पर करोगे? किताबों से आउट, बुक वैल्यू निकालोगे ना, आउट करोगे। कितने पे जाएगी? 80,000 पे जाएगी। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में तो फाइनली एंड पर वर्किंग करेंगे ना बेटा, कि गेन कितना आया या लॉस कितना हुआ। चलें, उफ क्या सवाल आ गया, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अब पता चलेगा रिकंसिलेशन बनाओगे, प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन, ढेर सारा काम है। इसमें भी हम एक अदद हिदायत के दरमियान में इंक्लूड नहीं कर रहे, जैसा सवाल है वैसे ही करते हैं। A herd of 10, a herd of 10, गौर से पढ़ना है। 10 2-year-old animal was held at 1st January 2021. One animal aged 2.5 year was purchased on 1st July 21 for export, and one animal was born on 1st July 2021. No animal was sold or disposed of during the period. Per unit fair value less cost to sell were as follows. नेट करने के बाद सारी वैल्यू बताई गई हैं। बनाएं, फिर लिखें, ओपनिंग बनाएं जल्दी जल्दी, सोचें कैसे होगा। अब ढेर सारी वर्किंग आ गई सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फिर होगा। फिर मैं करवाऊंगा ऑब्वियसली। टाइम है कि नहीं है? है, थोड़ा सा टाइम है। हो जाएगा, हो जाएगा। आप भी कर दिमाग तुमने क्या लगाया? तो तुम दिमाग क्या लगाओगे?
फॉर्मेट बनाएं, रिकंसिलेशन बनानी है बस। अच्छा ये बताएं, एक छोटी सी का बात बताएं, ये जो बेबी पैदा हो रहा है, बेबी बॉय है, ये एडिशन हो रही है, ये फिजिकल चेंज है या प्राइस चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? और फिजिकल चेंज की वजह से गेन आ रहा है। ठीक है, तो इन जो जस्ट परचेज कर रहे होंगे उसको अलहदा लिखें, और ये जो न्यू बॉर्न आ रहा है इसको क्या करें? इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज। अलहदा से भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। इतनी चीज की स्टैंडर्ड में इजाजत होती है कि आप जैसे मर्जी प्रेजेंटेशन कर दें। इतना रॉकेट साइंस नहीं होती है जनाब, लड़ाई पैदा हो जाएगी कि जनाब आपने अलहदा से ये क्यों बताया कि इंक्रीज ड्यू टू न्यूबॉर्न आ गया तो आपको वो क्रॉस लगा दे। ऐसा कुछ नहीं होता। मुकम्मल है, इंफॉर्मेशन इज 100%, इंफॉर्मेशन 100% आ रही है इसकी। जी सर ये समझ आ गई कि जब सेम इस करियर के एंड पे काउंट करना है, उसकी नेक्स्ट ईयर की जो यूनिट की वैल्यू है उस हिसाब से इसको क्लोज करना है। बेटा वैसे ये फिजिकल ईयर एंड हो गया, अब ये 2 ईयर का हो गया, हाँ जी, तो इसकी हम फिर वही प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। हाँ तो ईयर एंड के ऊपर तो जो आज वैल्यू है वही देखेंगे ना। क्लोजिंग के अंदर मैंने क्या लिखा? हाँ जी, वही आज क्या प्राइस है? उसको ना वो सेकंड फिजिकल ईयर ठीक हो गया। सर इसको हम रिकॉर्ड जब करेंगे तो हम ऐसे करेंगे या हम इसको नहीं, ये वर्किंग के अंदर ये वाला काम कर रहे हैं। ये वाला काम मैंने तो नहीं ऐसे लिखा था, मैंने तो लिखा था इंक्रीज ड्यू टू प्राइस चेंज, इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज, बस ये लिखा था। अंदर वर्किंग जैसे मर्जी करते रहे। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं लिखी। ये है असल 4 से 5 मिलियन कैसे बना? देखिए ना वो 80,000 से 1 लाख हो गया। नहीं, यहाँ पर किधर आ रहा है 250 और 750? पता लग नहीं रहा। यहाँ पर आना चाहिए, लिखा जाना चाहिए ना कि फिजिकल चेंज क्या है, प्राइस चेंज क्या है। अदरवाइज तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा ठीक है देखी जाएगी, इसने मुकम्मल काम नहीं किया। और फॉर्मेट बना लो, बातें नहीं करनी, अपने दिमाग से काम करो। साथ वाले को तो खुद नहीं आता। सीनियर है, सीआर है, पीआरसी से आज तक सीआर चल रहा है। ओ आज हमारी क्लास का भी सीआर है फिर। ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा है ना फिर। लेकिन सर ये शहर पे चाय पीते हैं सर, जो टीचर बच्चों से नहीं सर, जो टीचर अपॉइंट करते हैं उनको, उनसे चाय पीते हैं।
चलें जी चलें, देखते हैं आज कौन किस हद तक काम करता है। 2 साल का 2.5 साल का 3 प्राइस। अच्छा जी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले फॉर्मेट बना दिया है। पेपर करने का तरीकाकार ये होता है, आपको कहा गया रिकंसिलेशन बनाओ तो हेडिंग दो, कंपनी का नाम लिखो, नीचे रिकंसिलेशन की हेडिंग बनाओ, ओपनिंग लिखो, पेज के एंड पर क्लोजिंग लिखो, दरमियान में इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज, इंक्रीज ड्यू टू प्राइस चेंज लिखो, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन छोड़कर, और इंक्रीज ड्यू टू परचेज लिखो और फॉर्मेट बना छोड़ो, और फिर सवाल को क्या करो, सॉल्व करो। ये होता है तरीकाकार पेपर करने का। आपका सवाल ऐसे ऐसे होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, फिर सोची पे आते बंदा क्या, बस यही होता जाएगा। आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, सवाल फॉर्मेट पे आएगा ही नहीं। तो लिहाजा फॉर्मेट अगर है एक चीज का, उसको लिख दो और फिर सोचो, दिमाग में लेकर आओ क्या कुछ कैसे कैसे होना चाहिए, हो जाएगा। सवाल आराम से होगा और आपसे होगा। नहीं जी, टाइम शॉर्ट है, लिहाजा मैं सवाल शुरू करने लगा हूँ इन द फॉर्म के। मैं क्या करने लगा हूँ, फॉर्मेट सबसे पहले बनाने लगा हूँ। कंपनी का नाम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, रिकॉन्सिलिएशन का मुझे बोला गया है, मैंने रिकॉन्सिलेशन बनाई, मैंने फाइनल अपना आउटर कॉलम बनाया जिसमें मुझे इधर इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ लिखना है या इन द फॉर्म ऑफ ₹1000 लिखना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। आपने लिखा ओपनिंग, या फिर इसको ओपनिंग भी लिखा जा सकता है, या एक और अच्छा अल्फाज है बैलेंस, बैलेंस, और उसके बाद उसकी डेट 1 जनवरी 21, ठीक। उसके बाद आपने कहा इंक्रीज ड्यू टू परचेज, आपने परचेज लिख दिया। क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कोई डिस्पोजल नहीं है, आपने लिखा इंक्रीज ड्यू टू प्राइस चेंज, 3-4 लाइन खाली, फिर आपने लिखा इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल चेंज, और आप पहुंच गए क्लोजिंग पर, या फिर आप लिखेंगे बैलेंस 31 दिसंबर X1। ये आपका फॉर्मेट क्या हो गया है, मुकम्मल है। अब आपने इसके अंदर देखना है कितनी काऊ थी, कितने एनिमल थे, हर्ड में कितने मौजूद थे, कितने थे, अ हर्ड ऑफ 10, और एज क्या थी इनकी, 2 ईयर थी, ठीक। ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2 ईयर ओल्ड एनिमल 1 जनवरी पर कितने का था, 100 का था। तो हमें पता चल गया, हमने कहा 10 × 100, और साथ हमने ब्रैकेट में लिख लिया 2 ईयर, ताकि हमें याद रहे, और ये आपका आ गया 1000। अब आपने इसके बाद क्या किया, आपने कहा एक एनिमल एज 2.5 मिड ऑफ ईयर में आपने ख़रीदा है, परचेज्ड 108 का, तो ये 1 जुलाई पर 2.5 ईयर, यहाँ पर भी 108 ही लिखा हुआ है, ये एक 108 की परचेज आ गई। 1 है
इंटू 108 और इसकी एज है 2.5 ईयर। फिर एक आया, वन एनिमल वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 21, 1 जुलाई 21 पर न्यू बोर्न, 1 जुलाई 21 पर न्यू बोर्न कितने का है? 70। ये इंक्रीज ड्यू टू क्या आई है? प्रोक्रिएशन है, नई बर्थ है, फिजिकल चेंज इसको बोल सकते हैं। ये आपने यहां पर लिखा न्यू बोर्न आया, कितने में? 70 का आ गया। मैं आउटर में नहीं लेकर गया, एक सिंगल वैल्यू आउटर में लेकर जाएंगे। न्यू बोर्न आ गया 70 का। ये हमने सारी बातें लिख दी और ये कितना था? 1 था। अब हमारे पास काम मुकम्मल हो गया है, मज़ीद कोई एनिमल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास 10 है जो शुरू में थे, एक नया ख़रीदा और एक नया पैदा। अब इन सब को सोचें, ईयर एंड पर कौन कौन सा कितने कितने का होगा। पहले क्लोजिंग बना छोड़े, नो इशू। क्या बना दें? पहले क्लोजिंग बना दें, कोई इशू नहीं है। ये 2 साल वाला कितने का हो गया होगा? 3 साल का। और ये एक जो 2.5 ईयर का खरीदा था मिड में, ये भी कितने का हो गया होगा? 3 साल का। ऐसे ही है। तो ये 3 साल के कितने हो जाएंगे? चाहे लहदा लिख दें, नो इशू। यहां पर क्लोजिंग में बनाते हैं 10, ये भी 3 ईयर का है, 1, ये भी कितने साल का है? 3 ईयर का। और जो न्यू बोर्न था ये कितने का हो गया होगा? 0.5 ईयर का, ये भी कितना है? 1। टोटल पूरे हो गए। क्लोजिंग में कितने आने चाहिए? और क्लोजिंग का रेट 3 साल वाले का कितने का है? 3 साल वाला क्लोजिंग पे रेट कितने का है? 120 का। इसका मतलब ये हुआ 120 का, ये भी कितने का हुआ? 120 का। और जो 0.5 ईयर का है क्लोजिंग पर रेट, वो कितना है? 80 का है। 0.5 ईयर ओल्ड क्लोजिंग पर 80 का है। ये मेरे पास क्लोजिंग बन गई है। कितनी बनी? 1400 पूरा। ये हमारे पास क्लोजिंग बन गया। अब आपने इंडिविजुअली अलग-अलग डील करना है। 3 किस्म के ये आ गए आपके पास। ये जब खरीदा था 2.5 का था, ये जब थे, ये स्टार्ट पर थे, ये कितने के थे? 2 ईयर के थे। तो अब आपकी प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज में अलग-अलग वर्किंग बनेगी। इन तीनों की अलग-अलग वर्किंग बनेगी। तो एक 2 ईयर लिखना है, फिर 2 ईयर लिखना है, फिर आपने 3 ईयर लिखना है। ओपनिंग की डेट 1 जनवरी, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर। ये पहले वाले के लिए वर्किंग बनेगी, ये पहले वाले के लिए। दूसरे के लिए ये 2.5 का था, ये 1 जुलाई को था 2.5 का। 2.5 का ही 31 दिसंबर पर कितने का है, और 3 ईयर का 31 दिसंबर पर कितने का है। समझ लगी? जिस एज का था उसी एज को ईयर एंड पर देखना है, उसका रेट कितना है, ताकि प्राइस चेंज मिल जाए। ये पहली 2 की चीजें क्या मिल रही? प्राइस चेंज और बाद में फिजिकल चेंज। ये आसान तरीन वे आउट ये है। अदरवाइज तो आप जुबानी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लिख के करेंगे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, गलती से पाक हो जाए। जिस पर ख़रीदा हुआ है या जिस पर मौजूद था स्टार्ट पर, वो वाली एज, दोबारा से वही वाली एज जब ख़रीदा था, या ओपनिंग की डेट, ईयर एंड की डेट, फिर जितने पे वो ईयर एंड पर पहुंच गया हुआ है वो वाली डेट और एज। तीसरा कितने का था जी? 0 का था। 0 पे आया था ना न्यू बॉर्न। ये 1 जुलाई पे था। 0 का ही 31 दिसंबर पर क्या रेट है, और 0.5 का 31 दिसंबर पर क्या रेट है।
ये मैंने लेफ्ट साइड पर क्या लिखी है, एज लिखी है, ये मैंने क्या लिखा है, डेट लिखी है। अब मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यूज। 2 ईयर 1 जनवरी पर कितने का था, 100 का, 100 का। 2 ईयर ओल्ड 31 दिसंबर पर कितने का है, 2 ईयर ही ओल्ड कितने का है, 105 का। इसका मतलब प्राइस चेंज इसकी कितनी हुई, 5 रुपये। और 3 ईयर ओल्ड 120 का। ये प्राइस चेंज कितने की, 5 की। और फिजिकल चेंज कितने की, 15। डन। ये आपकी आ गई प्राइस, ये आपका आ गया फिजिकल चेंज। अब आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। 10 × 5 प्राइस चेंज और 10 × 15 फिजिकल चेंज। डन। फिर दूसरी की डीलिंग, वो कितने थे, 1 जो खरीदे थे। 1 जुलाई पर जो खरीदा, कितने का खरीदा, 108 का। 1 जुलाई पर ये था 108 का। 2.5 ईयर ओल्ड 31 दिसंबर पर कितने का है, 2.5 ईयर ओल्ड कर रहा है, 111 का। ये आपका आ गया प्राइस चेंज। और ये 3 ईयर ओल्ड कितने का हुआ है, 120 का। ये आपका आ गया फिजिकल चेंज। -120 -18, ये 9 और ये 3। तो ये एक 2.5 ईयर जो ओल्ड था वो 1 था। ये 2.5 ईयर ओल्ड जो था उसकी डीलिंग है। ये 2 ईयर ओल्ड जो हैं उनकी डीलिंग है। 1 × 3 एंड 1 × 11। डन हो गया। आखिरी कौन सा रह गया, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न कितने का था जब पैदा हुआ था, 70 का था जी। न्यूबॉर्न जब पैदा हुआ था 70 का था। 31 दिसंबर पर 80 का था मेरा ख्याल है। नहीं, न्यूबॉर्न कितने का था 31 दिसंबर, 72 का है। न्यूबॉर्न कितने का है, 72 का। और 31 दिसंबर पर 0.5, ये 8 रुपये और ये 2 रुपये। ये कौन सी चेंज आ गई, प्राइस। और ये कौन सी चेंज आ गई, फिजिकल। तो 1 × 2 एंड 1 × कितना था, 8। ये न्यूबॉर्न वाले की कहानी आ गई। अब आप इसकी वैल्यूएशन कर दें। 10 अरब 50, 50, 3, 2, टोटल कितनी आ गई, 55। 10 अरब 15, 170 आ गया। 150, 11, 8 है। कहाँ पे, 11 की जगह पे 9 आना है। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया। यस, 9 आना था। जी 70 जमा 15, 220, 237। न्यूबॉर्न भी है ना बेटा, न्यूबॉर्न लिखा हुआ। रिकंसिलेशन का मैच हुई है या नहीं, 1000 से क्या 1400 पे पहुंचे कि नहीं, पहुंच गए। लें जनाब, होमवर्क क्या है जी,
एक ये होमवर्क है जी, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 12 है नवाबपुर के नाम से। बस ना करो। एक बात याद रखें, आपका पहला होमवर्क क्या होता है? जो क्लास वर्क है उसे आधा घंटा लगाएं, उसको क्या करें, दोबारा से खुद करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, फिर कोई दूसरा काम करें। तो सबसे पहला होमवर्क हमेशा क्या रखें? क्लास वर्क रखें। स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 12 है नवाबपुर के नाम से। और क्या चीज़ है? बस ये वाला सवाल भी कोशिश करेंगे करने की। ये इसके अंदर IS-21 भी मौजूद है। ये IS-21 के बाद करेंगे, याद करवाना है। याद करवाइएगा, ये वाला सवाल करना है हमने। कब करना है? IS-21 पढ़ने के बाद। मीन्स स्टैंडर्ड को गो थ्रू करना है आपने। इसमें कोई एक दो चीज़ें होंगी जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की हैं, बाकी सारी चीज़ें होंगी जो मैंने डिस्कस कर दी होंगी। बाकी कल मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा, क्या रह गया क्या नहीं रह गया। ख़त्म हो गया स्टैंडर्ड। क्या बात है, दी एंड। कल दी एंड है ये स्टैंडर्ड। बुक किस कंपनी की लेनी है? बुक वसीम अकरम की बुक शॉप से लेंगे आप। वसीम लिमिटेड की बुक शॉप से आपको इंशाल्लाह बुक मिल जाएगी, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की। पैसे डबल ज़ाया होनी है और कुछ नहीं है। तो सॉफ्ट में डाउनलोड कर ले ICAP की बुक, और हार्ड में बुक शॉप से मेरे नोट्स ले लीजिएगा। नहीं, आपको सस्ते वाले देंगे, इसलिए तो कहा है सस्ते वाले देंगे। ये कब हुआ? कहाँ? हाँ हुआ था, डबल बुक लेने पे हुआ था। थैंक यू।